तो हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड पार्ट है। इंडेक्स के टॉपिक नंबर 1 और 2 को हमने 1, 2 और 3 को फर्स्ट पार्ट में किया था। टॉपिक नंबर 4, 5, 6, 7 अगले 4 टॉपिक्स को आज करेंगे। टोटल 17 के करीब टॉपिक्स हैं, इसमें 4-4 करके करेंगे, तो हम लोग का 4-5 वीडियो में 4-5 पार्ट्स में निकल जाएगा। देखिए, टॉपिक का नाम है मोबिलिटी। टॉपिक का नाम है मोबिलिटी। आखिर मोबिलिटी होता क्या है? लास्ट टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को जिस स्पीड से धक्का देते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से जब डिवाइड की जाती है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड की जाती है, तो हमें उस करंट कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन, करंट कैरियर में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन तीन चीजों की जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है उसके बारे में बताना है। तो जो करंट कैरियर्स है, क्या है? करंट कैरियर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से करंट कैरियर की वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताता है एक एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन को हमने कहा है मोबिलिटी। चलिए देखते हैं हम लोग कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, मोबाइल चार्ज कैरियर्स का जो मोबिलिटी होता है, चार्ज कैरियर्स का जो मोबिलिटी होता है, उसको हम लोग परिभाषित करते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि करंट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, इसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी, इसे कहते हैं मोबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया गया हमने यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दोनों को डिवाइड करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने लिखा ई टाउ बाई एम। ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई चार्ज वाला ई, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और फिर एम मास वाला एम। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से, डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड किया वो कट गया, बचा हमारे पास ई टाउ बाई एम। ई का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब हमने एक्सेलरेशन निकाल के ये सब निकाला था हमने, ठीक है। देखते हैं यहां से मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम आ गया। तो एम पे, यहाँ पे चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मोबिलिटी जो रहेगा वो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर मास बढ़ता है तो मोबिलिटी घटेगी, और अगर चार्ज बढ़ता है तो मोबिलिटी बढ़ेगी। तो क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इसीलिए प्रोटॉन की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम है। प्रोटॉन की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम है। आगे हम लोग अब रिलेशन देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग इस बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है करंट होता है चार्ज बाय टाइम, करंट होता है चार्ज बाय टाइम। तो हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं और टाइम निकाल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। तो एक हमारे पास कंडक्टर है जिसमें हमने बैटरी लगा दिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस था v। एक कंडक्टर है जिसमें बैटरी लगा दिया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था v। अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे वेलोसिटी से, तो उनमें करंट फ्लो होने लगा। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये देखने के लिए पहले हमें करंट को देखना पड़ेगा। करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो मान लो एक कंडक्टर है हमारा जिसका लेंथ है एल, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हमने कह दिया है स्मॉल एन, उसको हमने कह दिया है स्मॉल एन। अच्छा, बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन कितनी जगह पे रहेंगे उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कितने जगह में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमने क्या लिखा है, स्मॉल एन इंटू कैपिटल वी। स्मॉल एन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और कैपिटल वी को हमने लिखा है वॉल्यूम। कैपिटल वी हमने यहाँ पे वॉल्यूम को लिखा है। अच्छा, वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे इस लेंथ से। सर्कल के एरिया को लेंथ ऑफ द सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। वैसे ये जनरल फॉर्मूला होता है मेंसुरेशन का, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो एरिया और वॉल्यूम का, एरिया और लेंथ का जो मल्टीपल होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमें वॉल्यूम की वैल्यू देता है ना। कर्व सरफेस एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ बेस है, ये है एरिया ऑफ बेस। बेस के एरिया को जब हम लोग लेंथ से फिल कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो इसका वॉल्यूम हमें निकल गया है एरिया इंटू लेंथ लिख के। तो हम n इज इक्वल्स टू n इंटू वी को n इज इक्वल्स टू स्मॉल n कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि AL, NaL हो गया। कैपिटल N इज इक्वल टू NaL हो गया। यहीं से हम लोग चार्ज निकालेंगे तो Q इज इक्वल्स टू n इंटू E, है ना। n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। तो ये जो हम लोग Q इज इक्वल टू n लिखते हैं, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है कि चार्ज को कभी भी पैकेट के फॉर्म में बना सकते हैं। चार्जेस कभी भी पैकेट के फॉर्म में रहेंगी, वो अलग अलग नहीं रहेंगी। तो यहां से जो चार्ज आया वो आया हमारा NaL। Q हमारा n इंटू E, n हमारा जो है n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई A इंटू L। ठीक है, यहां से चार्ज हमारा NaLe के बराबर चलाया, चार्ज हमारा चलाया NaLe के बराबर। देखिए यहां से n है NaL और उसके बाद इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू यहां से हमारा आता है नाली, Q इज इक्वल टू आता है NaLe। अच्छा, और फिर हमने देखा था करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। अच्छा, चार्ज के लिए तो हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, टाइम के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। टाइम, आप लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो उसी से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, इसके अंदर जो डिस्टेंस है, कंडक्टर के अंदर जो डिस्टेंस है, वो कितनी डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस है जितना लंबा कंडक्टर है। तो कंडक्टर L लेंथ का है, कंडक्टर L लेंथ का है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही तो उसकी स्पीड है चार्ज कैरियर की। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा क्या दे देगा, टाइम दे देगा। तो करंट को यानी कि चार्ज को यानी कि NaLe को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज से, स्पीड से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड से। तो 1 और 2 इसमें इक्वेशंस देखिए, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी करना है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले करंट के लिखते हैं हम लोग, चार्ज के बदले यहां से लिखते हैं NaLe, चार्ज के बदले हम लोग लिखते हैं NaLe। फिर टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और फिर जो स्पीड रहेगा, डिस्टेंस अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर है, स्पीड रहेगा वो रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये L बाई Vd नीचे आएगा, Vd अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, L से L कट गया। यहां से करंट इज इक्वल टू NeVd या फिर NaeVd आ गया। और यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी करंट बाई N इंटू E इंटू A आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी I अपॉन N इंटू E इंटू A चलाया। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो करंट रहता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो करंट रहता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जो करंट रहता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ऐसा ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है हमारा ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस की। ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था कि बैटरी जितनी बड़ी रखोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, बैटरी जितनी बड़ी रखोगे बल्ब उतना ही तेज जलेगा, है ना। बड़ी बैटरी से बल्ब तेज जलेगा, छोटी बैटरी से बल्ब कम चलेगा। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप देते जाओगे करंट उतना ज्यादा होते जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप
बढ़ाते जाओगे, करंट भी उसके साथ साथ बढ़ते जाएगा। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ओम ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू इट, है ना। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पोटेंशियल करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज इक्वल टू आई आर। आर जो आया ये हमारा कांस्टेंट आया, क्या आया, कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। आर जो हमारा कांस्टेंट है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये ओम्स लॉ तभी ट्रू होगा, ओम्स लॉ ये तभी सही होगा जब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें ये कांस्टेंट रखी जाए। अगर नेचुरल कंडीशंस हम डिफरेंट कर देते हैं, मान लो एक कंडक्टर को हमने वॉल्केनो के अंदर रख दिया है, तो ऑलरेडी उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स, क्या किसी चीज को हीट करने पे उसके अंदर के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है? तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है। फिर हम उसमें बैटरी लगा दिए, पहले से बहुत गर्मी था तो काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है, अब हमने उसमें बैटरी लगा दिया, तो वो जो मोशन होगा, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। तो अगर इन सारे ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो क्यों ये पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? आउटसाइड फैक्टर्स भी उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये ओम्स लॉ तब जाके फेल हो जाता है। ऐसा आपको लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के अंदर भी पढ़ना है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के अंदर पढ़ना है कि कब फेल हो जाता है भाई। तो जब ये टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करके जब हम लोग नहीं चलते, नेचुरल कंडीशन बहुत ही ज्यादा हाई या फिर बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है, और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो यही पॉइंट है हमारा कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से। आगे हम लोग इस चैप्टर में इस यहां से जो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस को एनालाइज करेंगे कुछ समय में। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो पोटेंशियल और करंट के बीच का रिलेशन हमने देखा। पोटेंशियल और करंट जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा रहेगा, है ना। तो अब देखना ये है, ध्यान इस बात पे देना है कि जब ओम्स लॉ फॉलो होता है तब पोटेंशियल और करंट के बीच का जो ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है, और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, जो tan थीटा का वैल्यू आएगा, ये जो एंगल बनेगा इस थीटा का जो tan बनेगा, वो कितना आएगा, रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। पर जब ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, हीट आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। हीट हमने बढ़ा दिया तो करंट स्क्वायर से बढ़ने लगा, करंट क्या हो गया, स्क्वायर से बढ़ने लगा। तो करंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन इस प्रकार नहीं रहता है, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। देखिएगा इधर, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमने हीट बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लगी, हीट को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लगी। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई है तो इससे उनके में ऑलरेडी मूवमेंट आएगा, ऑलरेडी मूवमेंट आएगा। तो उससे मोशन में अगर रहेंगी, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को जो चीज रोकती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो चीज रोकती है वो होती है रेजिस्टेंस। तो मोशन तो रुक नहीं रहा, मोशन तो रुक नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस मतलब मोशन कम रुक रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम रहने लगेगा और करंट ज्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है यहाँ तक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, एक पॉइंट पे जाके हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, एक पॉइंट पे जाके हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण से ये फॉलो नहीं हो पाता ओम्स लॉ, जहां पे पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं रह पाता है। दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं बनता है। अगला हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। होता क्या है रेजिस्टेंस भाई, अरे करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, करंट के फ्लोज को जो रोकता है, जो अपोज करता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो करंट द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, एक कंडक्टर ने जो ऑपोजिशन, कंडक्टर है एक, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या वो कहेगा कि मतलब बिल्कुल खाली जगह की तरह जाते जाओ? नहीं, कंडक्टर उनको रोकने की कोशिश करेगा। कंडक्टर के अंदर के जो बाकी पार्टिकल्स है, बाकी मटेरियल्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन करंट कैरियर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा मटेरियल कितना रोकता है वही उसका रेजिस्टेंस होता है, कितना वो रोक रहा है। एक कंडक्टर इस चार्ज कैरियर, करंट कैरियर को कितना रोक रहा है वो उसका रेजिस्टेंस होता है। फिर देखिए
1 ओम रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग ओम में नापते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में नापते हैं। हमने देखा है V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल बाय करंट। पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में और करंट को नापते हैं एम्पियर में। वोल्ट बाय एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ से मिला, रेजिस्टेंस हमें ओम्स लॉ से मिला, इसीलिए हमने ये बात कह दी है। अब देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पे निर्भर करेगा। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, तो कहा जाता है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई जितनी होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर चलना है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर चलना है तो उसको रुकावट भी ज्यादा मिलेगी। ज्यादा दूर चलना है, रुकावट भी ज्यादा मिलेगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। अरे जगह ज्यादा दे दो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह दे दो तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। ज्यादा जगह में जल्दी पहुंच जाएगा और कम जगह में धीरे धीरे पहुंचेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। कब होगा, लेंथ के कारण रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस घटने लगेगा। तो रेजिस्टेंस दो चीजों पे से प्रोपोर्शनल हो रहा है, एक तो लेंथ से, दूसरा एरिया से। रेजिस्टेंस दो चीजों से प्रोपोर्शनल हो रहा है, एक तो लेंथ से और दूसरा रेजिस्टेंस से। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, तो अगला टॉपिक हम लोग का यही है नंबर 7, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो और कुछ नहीं, सिर्फ अगर हमने क्या किया, 1 मीटर का एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, एक कंडक्टर है इसकी लंबाई है 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है 1 मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई है 1 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो बराबर होगा रेजिस्टिविटी के बराबर, वो बराबर होगा रेजिस्टिविटी के बराबर। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के जो भी यूनिट्स है, रेजिस्टेंस जिन जिन चीजों पर निर्भर करता है, अगर वो सारी चीजें 1 है तो जितना रेजिस्टेंस होगा 1 मीटर के वायर में, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही होगी हमारी रेजिस्टिविटी भी, वही हमारी रेजिस्टिविटी भी होगी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस ऑफ unit length with unit area of a wire is called electrical, is called resistivity, is called resistivity। जैसे हमने देखा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ इनटू एरिया। रेजिस्टिविटी निकालना है तो हमारा आर ए हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे एल से। आर का मतलब ओम, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ का मतलब मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर घट गया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो ओम मीटर होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है क्या क्या चीजें हैं जो इस रेजिस्टिविटी को असर करती हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनसे इस रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है। तो वो चीजें जिनसे रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है, या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे ओम्स लॉ को प्रूफ करके दिखाओ, ओम्स लॉ को प्रूफ करके दिखाओ। अरे ओम्स लॉ ने ये कहा था, ओम्स लॉ की मदद से हमें मिला था रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ का रिजल्ट क्या था, ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ के पहले हमें करंट के बारे में पता था, हाँ पता था। क्या ओम्स लॉ के पहले हमें पोटेंशियल के बारे में पता था, हाँ भाई पोटेंशियल के बारे में भी ओम्स लॉ के पहले ही पता था। पर ओम्स लॉ के आने से हमें एक चीज मिली, रेजिस्टेंस। क्या मिली, रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें रेजिस्टेंस का होना, रेजिस्टेंस का होना, इस बात को साबित करना पड़ेगा, इस बात को साबित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियल जो होता है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, ये निकला ओम्स लॉ से। अभी अभी हमने देखा था कि जो पोटेंशियल होता है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन था वो था I इज इक्वल्स टू NEAVD। क्या था, NEAVD। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू NEAVD मल्टीप्लाइड बाई आर। यहां पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई
ई ई टाउ बाई एम, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें जो पोटेंशियल निकला वो एन ई ए ई ई टाउ बाई एम मल्टीप्लाइड बाई आर ई। अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने V बाई एल लिख दिया है। V बाई एल जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा है तो जरा देखिएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया V बाई एल, V बाई एल। तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहां से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये वाली पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों साइड कट गया, दोनों साइड कट गया। एमएल ऊपर चला गया, ये एमएल नीचे था तो एमएल ऊपर चला गया, एन नीचे आ गया, ए नीचे आ गया, ई और ई मिलके बनाते हैं ई स्क्वायर और टाउ हमारा रह रहा है, टाउ हमारा रह रहा है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। इसमें ऊपर एल है, इसमें भी ऊपर एल है, इसमें नीचे ए है, इसमें भी नीचे ए है, एल बाई ए, एल बाई ए। बचा क्या, रो के बदले रेजिस्टिविटी के बदले बचा एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, रेजिस्टिविटी के बदले बचा है एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो उससे हम क्या देखने को मिल रहा है, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ जो है रेजिस्टिविटी के बदले बचा है एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ जो रेजिस्टिविटी के बराबर आ गया। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी होगा और एल बाई ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बाकी सारी चीजों से, रिलैक्सेशन टाइम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सारी चीजों से क्या होता है, इन सारी चीजों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। टॉपिक नंबर 1 थ्रू 7 हमारा कंप्लीट है। बाकी हम लोग 2-3 टॉपिक्स और लेंगे, 3 दिन और 5 टोटल पार्ट्स में 25-20 मिनट के वीडियोस में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर देंगे। आप लोग को साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोट्स लिखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स आपको साथ साथ लिखते ही रहना है। और उसके साथ साथ आप जब मंडे से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा उसमें भी प्लीज पार्टिसिपेट, सब किसी को करना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज वीडियोस को देख के नोट्स जरूर बनाइएगा। और प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 45 डेज एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत करो और फोड़ दो। थैंक यू।